ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन इसे हम दृक पंचांग से लिया करते हैं। इसमें जो भी डेटा देते हैं दृक पंचांग से लेते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से भी आती है और यह प्रस्तुति आप तक प्रतिदिन हम यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से आप तक सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। इस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार यह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से हम इस प्रस्तुति का लघु रूप, जो आपके सुझाव के अनुरूप है, अलग से प्रतिदिन नित्य प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं। यहाँ सितारे झूठ नहीं बोलते। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा और यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों की जो शुभता अशुभता है वह जान सकते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं वह जान सकते हैं और हम जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति को देखकर शुभता अशुभता की आपका आकलन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त दशा महादशा का फल और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए क्या शुभता का संदेश लेकर आते हैं, हमारे लिए कितने शुभकारी हो सकते, ये सारी बातें इस प्रश्न। चौथा भाग, तीसरा भाग राशि परिवर्तन से है, राशि से है, चंद्र बलम जिसे कहते हैं, चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार आज कैसा दिन है। चौथा भाग चौघरिया, एक प्रकार का बहुत ज्योतिष, जो विभिन्न एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है, जो विभिन्न कार्यों के करने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसके लिए वह कितना उपयोगी होगा यह हम जान सकते हैं और उसमें उस कार्य में शुभता बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करके हम और कार्य में शुभता सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार चौघरिया हमारे लिए काफी उपयोगी है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के झंडे पर हम अंक को न जाने यदि कि कैसे कार्य करते हैं, ये हमारे लिए तेज करने, क्योंकि अंकों के अंक में जब लेते हैं हम और उसके बाद अंक हमारे साथ कार्य करते रहते हैं, हमेशा हम अंकों के साथ बढ़ते जरूर बढ़ते भी हैं, पलते फूलते हैं और इसके अतिरिक्त ये अंक हमारे लिए कुछ अंक शुभकारी होते हैं, कुछ अशुभकारी है। जानना पहचानना जरूरी होता है ताकि हम प्राप्त अंकों की सही ऊर्जा को प्राप्त कर अपने जीवन में सुखता प्राप्त कर सकते। वहीं यदि कुछ अंक जो परेशानी वाले सब ये है, उनका उपाय करके हम अंकों को ठीक कर सकते। तो विस्तार से चर्चा प्रस्तुत, इसी प्रस्तुति में आज के अंक क्या बोलते हैं शुभ और अशुभता के बारे में, इसी भाग में। और इस प्रकार हमारे हम लाए हैं आपके लिए पूरी प्रस्तुति को संजोकर उसे उत्कृष्ट बनाकर आपके लिए उपयोगी बनाकर आपके लिए लाए हैं। तो फिर आप हमारे साथ बने रहिएगा आगे से अंत तक, ताकि प्रस्तुति का लाभ आप उठा सकें और आप उसे लाभ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है और पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ बहुत जानने का माध्यम ही नहीं है, केवल इससे अधिक है। यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आपको बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है।
अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग का की महत्ता को समझते हैं। हम सब पंचांग का अनुसरण करें और इसके साथ ही पंचांग की महत्ता इतनी अधिक है कि वह मात्र सुनने मात्र से गंगा स्नान को भी लाभ देता है। पुराणों के अनुसार यह पंचांग को सुनने मात्र से गंगा स्नान को भी लाभ होता है। इसलिए आइए चलिए पंचांग का अनुसरण करके पंचांग को सुने और सुनाएं, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों पर शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में सुख पर्व उठा सके और वे भी पंचांग को सुनाकर अपने जीवन में सुख का कायम कर सकें। इसी के साथ हम प्रस्तुति के अगले चरण में चलते हैं और जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। शनि देव की को थोड़ा याद करते हुए चलते हैं और प्रस्तुति भाग को लेकर चलते हैं। जय शनिदेव, ओम शनि शनिश्चराय। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 14 फरवरी 2026, माह फाल्गुन पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947, विश्व वसु विक्रम संवत 2082, कलायुग का कलयुग का पांच 126। आज का सूर्योदय 6:25 पर, सूर्यास्त 5:42, सनराइज एट 6:25 AM एंड सनसेट एट 5:42। आज का दिशा सोल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द का दाल का सेवन करके यात्रा में सोचा। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार शनिवार और तिथि अपराह्न 4:01 तक द्वादशी जो भद्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद त्रयोदशी जो अंतर्गत आता है। नक्षत्र संध्या के 6:16 तक पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। और नक्षत्र के पद इस प्रकार: नक्षत्र संध्या के 6:16 तक पूर्वाषाढ़ा, उसका उत्तराषाढ़ा। नक्षत्र के पद आपके समक्ष। आज का दिन पूर्वाषाढ़ा के तीसरे चरण से 7 दिन आरंभ होता है, जो कि दिन के 11:48 तो चौथा पद पूर्वाषाढ़ा का संध्या 6:16 तक, और उत्तराषाढ़ा का पहला पद देर रात्रि मध्य रात्रि 0:42 पर, और दूसरा पद कल प्रातः 7:06। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों की जानकारी। योग कल भोर में 3:18 तक सिद्धि, उसके बाद व्यतिपात, और करण अपराह्न 4:01 तक तैरते, तत्पश्चात कल भोर में 4:37 तक गर्भ, और फिर परी। ये रहे हमारे पंचांग के हमारे पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी सूक्ता कैसे। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक द्वादशी तिथि है, भोलेनाथ वृषारूढ़ पर सवार हैं, जो विश्व सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। उसके बाद भोलेनाथ भोजन पर जाते हैं, जो त्रयोदशी तिथि जब होता है, यह शुभ नहीं। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के ओम नमः शिवाय। तो मुहूर्त में अभिजित मुहूर्त सुबह 11:41 से 12:26 दिन तक, अमृत काल दिन के 1:03 से 2:47 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:42 अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 5:40 से 6:05 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:29 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 9:15 से दिन के 10:39 तक, गुली काल प्रातः
6:25 से 7:50 तक, यमगंड अपराह्न 1:28 से 2:53 अपराह्न तक, और वर्जभूत देर रात्रि 2:47 से 4:29 भोर तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण सुख और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। सूर्यदेव अंश के अनुसार कमजोर है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन करने वाले। मंगल मंग, चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करेंगे। जब चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल देव अस्त चल रहे हैं, बुध देव मार्गी हो चुके हैं, बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं। इस प्रकार राशि के अनुसार मित्र की राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं, और केतु सूर्य बुध चंद्र शुक्र मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को आइए चलिए देखते हैं। मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव 3 नक्षत्र। आज किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, और किसी भी नक्षत्र का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। राहु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और चंद्र शुक्र मंगल के चंद्र शुक्र केतु शुक्र बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह। इस प्रकार आज की पहले भाग की प्रस्तुति हमारी समाप्त होती है। आज देर रात्रि चंद्रमा का राशि परिवर्तन, मध्य रात्रि चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, जब वे राशि परिवर्तन करके धनु से मकर में जाए। इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आज विजय एकादशी जो त्योहार पर चल रहा था, आज उसका पालन है, जिसका शुभ समय प्रातः 6:25 से प्रातः 8:41। संबंधित लोग आज का पालन का समय 6:25 से 8:41 तक है। और इसके साथ ही हम आपको ले आए हैं तारा बलन पर सितारे बोलते हैं, सितारे छूट। जी हाँ, आपके समक्ष एक सूची रखी हुई है तारा बलन के समक्ष जो सूची है, जो अक्षर नक्षत्रों के नाम है, वह चंद्रमा की गोचर से संबंध रखता है। चंद्रमा नक्षत्र गोचर करेंगे वह है, और तारा बलन के नीचे जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं, वे वे वैसे नक्षत्रों के नाम है जो जन्म कुंडली में हमारी राशियों में बैठे रहते हैं। तो चलिए चलते हैं और ताराबलन को हम देखने के लिए इसे अपने नक्षत्रों को पहचान कर, और जहां भी नक्षत्र का मिलन होता है वही हमारा इसके पहचान। और 9 तरह के फल हो सकते हैं। आज का तारा जन्म, संपत, विपत, छेद, प्रत्यरी, साधक, मैथन, मित्र या मित्र में हो सकता है। और जब भी संपत, छेद, साधक, मित्र अति मित्र में होता है, वह शुभता की तरफ इशारा करता है कि आज का दिन शुभ है। वैसी स्थिति में हम नए कार्यों का आरंभ भी कर सकते हैं और शुभ कार्यों का निष्पादन, पूर्व में किए गए कार्यों का निष्पादन भी कर सकते हैं। वहीं यदि आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यरी या नैतनी में है, तो वैसी स्थिति में हमें सावधानी पूर्वक दैनिक कार्य करने चाहिए और नए कार्य को आरंभ नहीं करना। ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिस ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों की स्थिति जानकर उसके शुभता प्राप्त करने हेतु प्रयास करते हैं। और
यह ताराबलम मुख्यतः, यह नौ तारा चक्र पद्धति मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ग्रह के फल होते हैं। यानी ग्रह ही का अपना फल नहीं होता। तो चलिए आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन नक्षत्र किसके ग्रह के फल देंगे, कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए नक्षत्रों को इसके लिए नक्षत्रों को उनके सूचीबद्ध कर दिया जाता है। 9 नक्षत्रों की सूची बनाई जाती है और 9 नक्षत्रों की सूची 3 श्रेणियों में बना करके रखी जाती है, जो इस प्रकार। अब फलित करने के लिए सभी नक्षत्रों को फलित करने के लिए हम चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं। यहां आपको बता दें कि चंद्रमा नक्षत्रों को सूचीबद्ध करके हम इसे 3 श्रेणियों में रखते हैं और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखते हैं। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और इस प्रकार पहला जो ग्रह होता है, पहला जो ग्रह है केतु देव, उन्हें पहला हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिलता है। दूसरा ग्रह शुक्रदेव, दूसरा ग्रह उनको दूसरा और दूसरा 11वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व, तीसवा दूसरा दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। सूर्य देव को तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व और चंद्रदेव को चौथा 13वां और 22वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और बुध बुध के लिए 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है बुध का। अब फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। सूची जो नक्षत्रों के अनुसार यह बनती है और यह आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। आप इसे इस तरह से रख सकते हैं। सूची कैसे फलित कैसे होता है, यह आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फलित करने के लिए हम संबंधित नक्षत्र को पहचानते हैं और संबंधित नक्षत्र के साथ हम यह भी देखते हैं कि हमारे जीवन में दशा महादशा कैसा होगा, कब आने वाला है। और जो जिस ग्रह को चिन्हित हम करते हैं, यानी हमारा जन्म ग्रह जो होता है, जन्म नक्षत्र जो होता है, उसे हम चिन्हित करके जन्म ग्रह को निकालते हैं और हम अपने आप में ऐसा प्रयास करते हैं कि जो नक्षत्र जो हमारा है, जन्म नक्षत्र, उससे संबंधित जो ग्रह हुए उसे हम अच्छी तरह से जानना चाहेंगे, ताकि वे फल जो शुभ अशुभ फल देते हैं वह कार्यकारी हो सके। साथ ही साथ ये सुफल जो चंद्र के हमारा नक्षत्र का स्वामी देते हैं, वह दशा महा उसी दशा वे पूरे जीवन काल में ये बहुत महत्वपूर्ण है। दशा महादशा का फल कैसा होगा, यह हम जान सकते हैं नक्षत्रों के को अध्ययन कर। और जो नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है, उसके राशि स्वामी जो होते हैं, उनके स्वामी जो होते हैं, वह हमारे लिए शुभ कार्य करते हैं और उनका नाम हमेशा रखा रहता है और वे शुभकारी होते हैं। जन्म नक्षत्र हमारा जो होता है, वहां से हम गणना आरंभ करते हैं नक्षत्रों की गिनती। और पहला ग्रह होता है पीड़ादायक होता है, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां शुभकारी। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है, उसी नक्षत्र दशा महादशा में हमारी वो आरंभ का नक्षत्र दशा महादशा उसी की होती है और पिछले जन्म में भी हमारी मृत्यु उसी नक्षत्र में, उसी दशा महादशा में हुई होती है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण है यह प्रस्तुति। आप देखें, एक जन्म कुंडली हमने लिया है कि जिसमें शनि देव इसके नक्षत्र स्वामी बनते हैं, इनके जन्म नक्षत्र के। और शनि देव का जो दशा महादशा की अवधि है 19 वर्ष। और
आप देखें चार्ट में, यहाँ पर लिखा है शनि देव का दशा बैलेंस 4 साल 6 महीना, यानी 4 साल 6 महीना इन्हें अभी भोगना है, और तब शनि का दशा बांसा समाप्त होता है। ये आपके लिए काफी उपयोगी है। इस प्रकार हम पहले ग्रह को पहचान कर फलित, पहला तीसरा पांचवा सातवां जो ग्रह होते हैं, इन्हें ये फलित करते हैं, और इसमें अशुभता की भी गुंजाइश है। वही दूसरा चौथा छठा आठवां नवा ग्रह ये सुफल है। यह ध्यान रखें ताकि आपके जीवन में शुभता बढ़े। ये नौतारा चक्र पद्धति पर जो प्रस्तुति है, हम YouTube में अलग से वीडियो को पोस्ट करके रखा है, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। नौतारा चक्र पद्धति के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए, विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातक किस तरह से शुभ कार्य हो सकते हैं, यह भी हम देखते हैं। और जब भी नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार हम जब फलित करते हैं, तो यह सुनिश्चित करते हैं कि नक्षत्रों को ही अध्ययन करें, ताकि हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ते हैं वे हमारे शुभकारी हों, उन्हीं से हम जुड़े, अन्यथा लोगों से न जुड़ें। तो चलिए वापस आपको ले चलते हैं ताराबलम पर। ताराबलम आज का क्या क्या, आज का चंद्रमा 6:16 संध्या पर ये गोचर कर रहा है, और ये आरंभ की यात्रा उत्तरा पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र से होता है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर इनका यात्रा समाप्त हो। यदि हम देखें तो आज का जो तारा है वह जन्म तारा में भरती पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा। वहीं उसके बाद एक अवधि में वह संपत में जाता है। हम इसी तरह से आकलन करते हैं अन्य नक्षत्रों के बारे में। पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद को ले लें तो पहला जो क्षण होता है वह पीड़ादायक होता है, वहीं दूसरा चौथा छठा आठवां नवा सुख होता है। इस प्रकार हम नक्षत्रों को पहचान कर, नक्षत्रों के ताराबलम को पहचान कर उससे शुभ फल प्राप्त कर सकते। जैसा हमने आरंभिक कहा था, कोई भी उपाय करके जोखिम न लें, क्योंकि जो उपाय है वह सब कुछ नहीं है। उपाय के तौर पर हमने जो कहा था कि जोखिम न लें, और आज का तारा जो सबसे पीड़ादायक ज्यादा है वह मृगशिरा चित्रा शर्विष्ठा नक्षत्र के जातक के लिए है, और आद्रा स्वाति सत्तर। उपाय के तौर पर जो किताबों में लिखा है वह पुष्ट है, इसलिए कोई भी जोखिम न लेने की सलाह दी जाए। इसके साथ ही हम तीसरा भाग में ले चलते हैं। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चंद्रमा आज धनु राशि में प्रवेश किए हुए हैं, वहां से ये धनु राशि से आगे बढ़ेंगे और मकर राशि में जाएंगे, शनि की राशि। चलिए राशि फल के अनुसार देखते हैं कि जन्म राशि के अनुसार आज कैसा फल होने की संभावना है। तो चंद्रमा, इसे तारा बलम कहते हैं। चंद्रमा आज मिथुन राशि, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के शुभता कहते हैं। वहीं इसके पश्चात जब चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाते हैं तो मेष राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातक के शुभता के संकेत मिलते हैं। शुभता के संदर्भ में जब भी शुभ आपके शुभता बता रहा होगा आज का राशि, आप शुभ कार्य में निष्पादन कर सकते हैं और दैनिक कार्य में सावधानी बरत सकते हैं। वहीं यदि अशुभता की ओर इशारा करता है तो उत्साह बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता है, ताकि सभी कार्य कर सके आप सुचारू रूप। अब आपको हम ले चलते हैं चौघड़िया पर। तीसरा चौथा भाग चौघड़िया।
चौघड़िया में आपका स्वागत है। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए, यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक और रोचक हो। किसी भी कार्य को जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हो, उस इस प्रस्तुति को जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, उसके लिए चौघड़िया मुहूर्त काफी उपयोगी होता है। यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है। और चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, नए कार्य हो, हम कोई उचित कार्य नहीं देख पाए तो भी, उचित मुहूर्त नहीं देख पाए तो भी सलाह दी जाती है कि कम से कम चौघड़िया जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, और इसको उपयोगिता के मद्देनजर हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। आप उसे देख सकते हैं और लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और ये 8 चौघड़िया जो रात के दिन और रात के होते हैं, ये इनको नामकरण करने के लिए, साप्ताहिक दिनों से जोड़ने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वो यंत्र का चौघड़िया होता है। और वे जो चौघड़िया होते हैं, ये सभी साप्ताहिक दिनों से संबंध हो जाता है इनका। और आदि का चौघड़िया अंत का भी चौघड़िया, वही दिन का और रात का दोनों का। और ये चौघड़िया कार्य करने लगते हैं, जब कार्य करते हैं तो हमें जरूर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह चौघड़िया आज के लिए कितना उपयोगी है, और हम कहीं का सूता से व्याप्त तो नहीं। तो यह हम जरूर देखते हैं। और चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करके, उन्हें साप्ताहिक दिन का स्वामी के ग्रहों से संबद्ध करके, और उनका जो ग्रहों का अधिकार क्षेत्र है, जो कार्य है, उससे इनका संबंध हो जाता है, जिससे ये काफी उपयोगी है। चौघड़िया एक को देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया जो होता है, कोई भी चौघड़िया जो उपयोग कर रहे हैं, अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। और वैसी स्थिति में दिन का चौघड़िया जो होता है, राहु काल, काल बेला और बाल बेला से ग्रसित हो सकता है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्यदेव का स्वामित्व होता है, और सूर्यदेव चंद्रमा देव से नाराज रहते हैं, या चंद्रमा सॉरी शनि देव से नाराज रहते हैं। और शनि देव से नाराज रहने के कारण शनि का जो चौघड़िया होता है, वह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित। तो वहीं रात्रि का चौघड़िया बुध का, ये चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। चौघड़िया चलिए इस प्रकार हम चौघड़िया का देखें कि आज का चौघड़िया क्या है। आज दिन शनिवार है। काल शनिवार के चौघड़िया काल चौघड़िया से दिन आरंभ है और उससे दिन समाप्त। आज काल चौघड़िया जो है, आदि का चौघड़िया भी है, अंत का भी चौघड़िया है, इसलिए ये काल बेला से ग्रसित है। और रोग चौघड़िया राहु काल से, और लाभ चौघड़िया वार बेला से। वहीं रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया आदि और अंत दोनों के होते हैं, इसलिए काल रात्रि से। ये रहे हमारे चौघड़िया के बारे में। आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया में। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और ईश्वर हमें अंक से नवाजते हैं। वे अंक होते हैं जन्म तिथि के रूप में। जी हाँ, तो अंकों के अंक में जन्म लेकर चलिए आइए देखें अंक हमारे लिए कितने कार्य करते हैं। अंकों का ये समझे, परखे और ये समझें, ताकि उन्हें सही ढंग से उपयोग कर सकें। अंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। यहाँ ये 10वां अंक नहीं होता, और 1 से 9 तक ही अंक, इनका उपयोग जो किया है। साथ ही साथ ये अंक हमारे लिए कुछ विशेष छाप भी हो जाते हैं। विशेष ऊर्जा इनके पास होती है ग्रहों, क्योंकि हर अंक जो है शासित होता है किसी न किसी ग्रह से, और उनके तत्व गुण तथा ऊर्जा उनके अंकों में समाहित। इस प्रकार जो अंक हमारे जन्म तिथि में उपलब्ध नहीं है, उन अंकों से संबंधित जो गुण है या ऊर्जा है, वह हम
उससे हम वंचित रह जाते हैं। वहीं दूसरा जो वहीं ऐसे ऐसे अंक जो बार बार आए हैं, 3 बार से ज्यादा आए हैं, उन अंकों में उन अंकों की भी अधिक उपयोग करने से वह हमारे लिए अशुभ फल देने लगता है। इसलिए अंकों को जानना पहचानना जरूरी है, और अंकों को जान पहचान कर उन्हें शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसे शुभता में परिवर्तन कर सकते हैं। ये अंक जो इनके गुण हैं, जो इनके तत्व हैं, जो इनके ऊर्जा है, उसके अनुसार इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है अंकों की दुनिया में। एक को राजा, सरकार या बॉस से, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को राहु, चार को शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले खड़े व्यक्तियों से, और पांच को राजकुमार से, छह को मंत्री या सलाहकार से, साथ ही साथ सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। सात को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्ति से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो। आठ अधीनस्थ, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर तथा न्यायाधीश। और नौ को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर। तो ये वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और ये सभी अंक महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। तो चलिए हम चलते हैं एक अंक अंकों की दुनिया में। और ये एक अंक हमने लिया है गूगल से, जिसकी जन्म तिथि आज। यह अंक हमने लिया है जन्म तिथि से, जिनका अंक आज है जिनका जन्मदिन आज है। ये हमने गूगल से लिया, और आप देखें कि तिथि, जो जन्म तिथि होता है उसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। और इनका तिथि और तिथि को मूलांक भी कहते हैं, जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। वहीं तिथि तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर वाक्यांक बनते हैं, जो कि बोलचाल की भाषा में कंडक्टर है। जब अंक ज्योतिष में जब भी एक से ज्यादा अंक होते हैं, तो उन्हें उन अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि इसी अंक को उपयोग करें। यहाँ अंकों को जोड़कर एक अलग में करना जरूरी होता है। साथ ही साथ 11, 22, 33 मास्टर नंबर को प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो जन्म तिथि में हो या गणना में हो। वहीं 13, 14, 16, 18, 20 ऐसे अंक से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पिछले जन्म से वे ऋण लेकर आए और इस जन्म में चुकता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से अंक ऐसे हैं इस जातक के, जो कि उपलब्ध नहीं है, और उन्हें व्यवस्थित करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपके समझ दो बॉक्स बने हुए हैं। एक बॉक्स में सभी अंकों को समाहित किया गया है एक एक बार, और दूसरा बॉक्स है जहां जन्म तिथि से हम अंक को निकालें। तो 4, 9, 2 इंटेलिजेंसिया को दिखाता है, 3, 5, 7 इमोशनल प्लेन को दिखाता है, 8, 1, 6 प्रैक्टिकल को दिखाता है, थॉट प्लेन 4, 3, 8 विल पावर प्लेन 9, 5, 1 और एक्शन प्लेन को 2, 7, 6। सभी अंकों को यहाँ रख देने के बाद इनके जन्म तिथि से पता चलता है कि 3 अंक जो है इनके जन्म तिथि में, और 3 अंक इनके लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं, यह सोचने की बात है। और इनका मूलांक 5 बनता है, भाग्यांक भी 5 बनता है। ये सब नोट करने की बात। अब हम, यदि मूलांक और भाग्यांक, जो मूलांक और भाग्यांक होता है या ड्राइवर और कंडक्टर होता है, इसी की दूरी पर पूरा अंक जो घूमता है। ये अंक उसी की दूरी पर पूरे अंक जो घूमना निश्चय है। इसलिए इन अंकों को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। और मूलांक भाग्यांक में आपस में शत्रुता नहीं हो, यह सुनिश्चित करें। अब अगर ये शत्रुता होती है, तो क्या वैसा अंक हम कहाँ से लाएं, जो जिससे यह हमारे लिए दोनों के मित्रों और यह दोनों के लिए कार्यकारी। और वह अंक होता है
नामांक। जी हाँ, नाम आप कहेंगे, नाम में तो अंक अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आए? तो नाम का जो पहला, नाम का जो अक्षर होता है उसके अंकीय मूल्य होता है, और उनको उनके अंकीय मूल्य से अंक को परिवर्तित करके हम उनका नाम जान के और उसके बाद जीवन में फल प्राप्त कर। तो ये जन्म तिथि हमने जो ली है, ये किसी महान व्यक्ति, विख्यात व्यक्ति का है, और इनका नाम है दीक्षा सेठ। ये फिल्मी एक्ट्रेस है, और इनकी आज जन्म तिथि है, इन्हें हार्दिक बधाई। ये हमने गूगल से लिया है, बहुत सारी विवरण नहीं है इसमें, इसलिए ये जानकारी थोड़ी अधूरी है, और हम उद्देश्य शैक्षणिक है, इसलिए हम प्रयास इस पर नहीं किए हैं कि मोबाइल आदि का प्रयोग करें। नाम का पहला अक्षर भी उतना ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम का पहला अक्षर काफी ऊर्जा देता है, और ऊर्जा देने का तात्पर्य यह भी कि पूरे जीवन काल में वह कार्य करता है। इसलिए अंक ज्योतिष में यदि नाम कोई आपका शत्रु अंक हो जाए, अच्छा ऐसा अंक नहीं हो, ऐसा अंक हो जाए जो कि शुभ नहीं है आपके लिए, वैसी स्थिति में आपको जो है अपने नाम का पहला अक्षर भी बदलने का प्रयास करना। तो चलिए, ये अब हम आपको ले चलते हैं अंकों के दुश्मन के पास। जी हाँ, एक के आठ, दो के चार, छह आठ नौ, तीन के छह, चार के आठ नौ चार दो, पांच के कोई नहीं, छह के तीन नौ, सात के सात नौ तीन, आठ के एक दो नौ चार आठ, और नौ के छह चार दो आठ। इन अंकों को यदि देखा जाए तो कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के ही दुश्मन। जी हाँ, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में यह हमारा दायित्व बनता है कि आपको जगाए और बताए कि ऐसे अंक का बार बार प्रयोग करना आपके लिए हितकर नहीं। और इसलिए चूंकि चार चार के दुश्मन, सात सात के दुश्मन, आठ आठ के दुश्मन, नौ नौ के दुश्मन, जब भी इन अंकों की पुनरावृत्ति मोबाइल या किसी भी होगी तो वो उनके लिए बाधक है। इसलिए अंक अंक ज्योतिष के अनुसार हम जो शत्रु अंक है उन्हें पहचानना जरूरी है, ताकि हम कभी भी शत्रु अक्षर से सामना ठीक से कर सके। इसके साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं पर्सनल ईयर कैलकुलेशन पर। पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन, जातक का आप देखेंगे, जातक का मूलांक और भाग्य अंक 5 है, जो कि काफी बैलेंस्ड है, क्योंकि 5 अंक होता है इनके पहले कुछ जो शत्रु अंक है, इनकी सूची हमने आपके पास रखी है, और शत्रु अक्षर, हर अंक के शत्रु अक्षर जो होंगे वह भी आपके पास है। नाम में हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि भौगोलिक का अंक ज्यादा अंक दे, कॉन्सोनेंट का कम दे, यह शुभ होता है। तो इसी के साथ हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, अंक बोलते हैं। जी हाँ, आज के अंक बोलते हैं। ये अंक होते हैं 5 और 8। ये अंक है 5 और 8, और आज का अंक है 8। 8 अंक का किसी भी के साथ मित्रता नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी है, ये समान है, और इनका किसी अंक से इनका बनना स्वाभाविक है, और वह न बनना स्वाभाविक है। इसलिए 8 अंक वाले, 8 का शत्रु 1 2 3 4, 8 और 9, ये हो खुद 8 8 के शत्रु। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक जो एक जिनका जन्म 1 10 19 28 को हुआ है, 2 11 20 29 को हुआ है, 3 12 21 30 को हुआ है, 4 13 22 21 को हुआ है, और 7 8 17 26 को हुआ है, 9 18 27 को हुआ है, ऐसे लोग, ऐसे जातक, किसी भी माह के ऐसे जातक को सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि इनके दिन आज उत्तम नहीं हो सकते। वहीं 5 14 23, 6 15 24, 7 16 25 जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ होने की संभावना। 5 14 23, 6 15 24 और 7 16 25 के लिए दिन असाधारण रहने की संभावना है, और 23 आज शुभ नहीं। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं
इसी के साथ हम आपको ले आए अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगा। और यदि आपके पास कोई प्रस्तुति देखने के क्रम में सुझाव मन में आया होगा तो उसे देर न करते हुए साझा करें प्रस्तुति में यूट्यूब पे कमेंट करें। इसी के साथ आज शनिदेव श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम तथा श्री राम भक्त हनुमान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके असीम कृपा पर बनी रहे आपका दिन शुभ। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय